डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कृषि दर्शन की एक नई कड़ी में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। आज खास मौका है, जी हां, आज है दीपावली। तो सबसे पहले दूरदर्शन किसान की पूरी टीम की ओर से हमारे सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बता दें, आज के हमारे इस कार्यक्रम में कुछ खास हम आपके लिए लेकर आए हैं। खास मौका है तो खास जानकारियां तो बनती ही हैं। बता दें आपको, आज हम बात करेंगे पराली प्रबंधन के बारे में। सबसे बड़ी चुनौती है ना ये। साथ ही आपकी मुलाकात करवाएंगे हमारे सफल उद्यमी से और फिर सरकारी योजनाओं का जायजा भी आपको देंगे। तो फिर आइए आज के अंक की हम यहाँ शुरुआत करते हैं। आइए किसान भाइयों बहनों, सबसे पहले नजर डालते हैं सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। किसान भाइयों बहनों, जैसे शुरुआत में ही जिक्र किया था मैंने, आज हम आपको बताएंगे पराली प्रबंधन के बारे में। है ना एक बड़ी चुनौती आपके लिए। सोच विचार करना पड़ता है, प्रबंधन कैसे करें। अगर हमने जला दिया तो पर्यावरण दूषित हो जाएगा, खेत की मिट्टी बिल्कुल अस्वस्थ हो जाएगी, हमारे लिए भी कितना बुरा हो जाएगा, सेहत के लिहाज से बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो ये तो हमें बिल्कुल करना ही नहीं है। बता दें आपको, इसके लिए बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हैं, जिसके बारे में आज के हमारे विशेषज्ञ हमें बताने वाले हैं। तो फिर आइए बिना समय को गवाते हुए रुक कर लेते हैं हमारे विशेषज्ञ का और नजर डाल लेते हैं हमारे सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। पराली जलाने की बड़ी समस्या दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है। एक अध्ययन बताता है कि पराली जलाने के समय प्रदूषण का स्तर 3 से 4 गुना तक बढ़ जाता है। पराली जलाना सिर्फ प्रदूषण की समस्या ही पैदा नहीं करता, बल्कि खुद किसानों को भी नुकसान पहुंचाता है। इससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति पर असर पड़ता है, उसमें मौजूद पोषक तत्व और सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। सरकार पराली जलाने की घटनाओं को कम करने की लगातार कोशिश कर रही है। जिन खेतों के अंदर धान की कटाई हाथ से की जाती है, वहां पर क्योंकि ठूंठ कम होते हैं, ऐसी स्थिति के अंदर जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल की मदद से अगली फसल गेहूं की बिजाई की जा सकती है। और जिन खेतों के अंदर कंबाइन से धान की कटाई की जाती है, वहाँ पे जो कंबाइन के अंदर से पुराल निकलता है उसको अच्छे से फैलाकर, या फिर कंबाइन के पीछे आजकल सुपर एसएमएस लग जाता है, जो कि पुराल को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर स्वतः ही खेत में फैला देता है। ऐसी परिस्थिति में हैप्पी सीडर नामक मशीन से गेहूं की बिजाई की जा सकती है, क्योंकि इसके लिए खेत की तैयारी की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। सीधे ही आप ड्रिल के अंदर खाद और बीज डालकर
लाइनों में बड़े आराम से बिजाई कर सकते हैं। ऐसा करने से हमें जो खेत तैयारी पे हमें 40 से 45 लीटर डीजल की आवश्यकता होती है उसकी बचत की जा सकती है, क्योंकि हैप्पी सीडर की मदद से 5 से 6 लीटर डीजल के अंदर ही 1 एकड़ खेत की बिजाई की जा सकती है। इसलिए जहाँ पे हमारे फसल अवशेषों का प्रबंधन होता है वहाँ पे बिजाई पर खर्च जो भी होता है उसमें भी कमी लाई जा सकती है, क्योंकि जमीन के ऊपर फसल अवशेष पड़े रहते हैं। इसलिए अत्यधिक गर्मी में और सर्दी में जमीन के तापमान को ठीक करने के लिए भी इसका प्रयोग होता है, जिससे हमारी जमीन में जो फसल है गेहूं की वो भी अच्छी होती है, क्योंकि अधिक ठंड के समय में जो पोषक तत्व हैं जमीन से पौधा आसानी से ले सकता है। और जब पकने के पास आपका गेहूं जाता है उस समय पे, क्योंकि जमीन पे पुराल पड़ा हुआ है, वो जमीन के तापमान को कम करने में मदद करता है। और जैसे ही समय बीतता है ये फसल अवशेष स्वतः ही गल जाते हैं और जमीन की उपजाऊ शक्ति भी हमारी बढ़ती है। इसी प्रकार जीरो टिल मशीन से हम सीधे बिजाई करते हैं, तब भी हमारा जो जुताई का खर्च है वो बचता है और हमें अधिक लाभ होता है। लेकिन आजकल कुछ किसान भाई ऐसा भी कहते हैं कि फसल काटने के बाद जो अगली फसल हमें बीजनी है, ऐसी परिस्थिति में हमें समय नहीं मिलता है, इसी वजह से हमें खेत में पुराल को आग लगाना पड़ता है। लेकिन अब हमारे पास बहुत सी ऐसी मशीनें आ गई हैं कि जो बड़े आराम से 3 से 4 दिन में उसका प्रबंधन कर सकती हैं। इसके लिए सबसे पहले हमारे पास एक मशीन आ गई है जिसको स्ट्रा रीपर भी बोल देते हैं, यानी कि वो ठूंठ की कटाई करती है। उसके बाद जो ठूंठ कट जाते हैं उसको लाइनों में बिछाने के लिए, यानी कि लाइन में जितना भी अवशेष खेत में पड़ा हुआ है उसके लिए रेकर नामक मशीन का प्रयोग किया जाता है। और फिर जब लाइनों में ये पुराल पड़ी हुई है इसके बंडल बनाने के लिए फिर एक बेलर नामक मशीन आई हुई है, उसका प्रयोग करते हैं। जब ये बंडल बनकर खेत में ही पड़े रहेंगे, इनको ट्रॉली के अंदर लोड करने के लिए अब एक नई हाइड्रोलिक ट्रॉली आई है जो स्वतः ही जमीन से उन बंडलों को उठाकर ट्रॉली में लोड कर देती है। और इस प्रकार से बाद में उनको एक स्थान पर इकट्ठा बड़े आराम से किया जा सकता है। इसमें बहुत ही कम श्रम की आवश्यकता होती है और ये पूरा का पूरा स्वचालित मशीनें हैं। इसमें श्रम की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, केवल मशीनों की मदद से ही पूरे खेत की पुराल को बड़े आराम से उठाया जा सकता है। और इसमें यदि मैं आपको बताऊं, 10 व्यक्ति यदि सभी मशीनें और ट्रैक्टर उसके पास हैं, लगभग 40 एकड़ की पुराल एक दिन में इकट्ठा करके एक स्थान पर रख सकते हैं, जिसको बाद में हम अपने जो बिजली बनाने वाले संयंत्र हैं उनमें भी प्रयोग कर सकते हैं। मशरूम के जो सेट बनते हैं उसमें भी उसका प्रयोग किया जा सकता है। और मशरूम उगाने के लिए जो हम आजकल पुराल का भी प्रयोग करते हैं वहाँ भी इनका प्रयोग किया जा सकता है। और जो ये ईंधन के रूप में हम प्रयोग करते हैं उसके बाद वहाँ से जो इथेनॉल है, कुछ प्लांट ऐसे भी लगे हैं जहाँ पे इस पुराल का प्रयोग किया जा सकता है। और बायोगैस में भी कुछ मात्रा में हम पुराल का प्रयोग कर सकते हैं। और जो उससे बाहर निकल कर आता है उसमें से पानी और खाद को अलग करके हम एक अच्छी खाद भी तैयार करते हैं, जिसको वापस खेत में डाल देने से जमीन की उपजाऊ शक्ति भी बढ़ती है। तो इस प्रकार हम खेत में रखते हुए मशीनों की मदद से अपनी पुराल का प्रबंधन कर सकते हैं। हमें आग लगाने की कतई आवश्यकता नहीं पड़ती है और इसको हम खेत से बंडल बनाकर बाहर भी ले जा सकते हैं, जिससे किसान को फायदा होता है। हमारी हरियाणा सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा भी
जितने भी औजार हैं उनको प्रचार प्रसारित करने के लिए, किसानों तक पहुंचाने के लिए अभी CHC यानी कि जो मशीनें हैं वो एक सेंटर पर इकट्ठी कर दी जाती हैं, जिसको कस्टम हायरिंग सेंटर बोलते हैं, जहां से कोई भी किसान भाई उस सेंटर से मदद से इन मशीनों का प्रयोग कर सकते हुए अपनी पुराल का प्रबंधन कर सकता है। और इन मशीनों पे काफ़ी बड़ी मात्रा में सरकार के द्वारा छूट भी दी जाती है ताकि हम फसल का प्रबंधन कर सकें। तो मैं सभी किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहूँगा कि आज हमारे पास एक अच्छी मशीनें हैं जिसके प्रयोग से हम खेत में रखते हुए भी पुराली का प्रबंधन कर सकते हैं और उसको खेत से बाहर ले जाकर भी पराली का प्रबंधन कर सकते हैं। सरकार इन सिटू फसल अवशेष प्रबंधन में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर ज्यादा ध्यान दे रही है। ये ऐसी योजना है जिसमें खेत के अवशेष खेत में काम में आ जाते हैं और अगली फसल के लिए उपयोगी साबित होते हैं। इस कोशिश में काफी हद तक कामयाबी मिल रही है। हजारों गांव पराली जलाने की घटनाओं से पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं। किसी समस्या को मिलजुल कर ही हल किया जाता है। पराली के खिलाफ अब तक जो भी कामयाबी मिली है उसमें सरकार और किसान दोनों का योगदान है। तो ये था सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसी के साथ बता दें कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। अब कार्यक्रम में आइए आपको दिखाते हैं हमारा अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे इस सेगमेंट में हम आपको बताने वाले हैं खेती किसानी के क्षेत्र में क्रांति बनकर उभर रहे ड्रोन के बारे में। जी हाँ, एक सफल उद्यमी हैं जिन्होंने इसके क्षेत्र में अहम काम किया है। जी हाँ, तो आइए मुलाकात कर लेते हैं उनसे, किस तरह का रहा है उनका सफर, कौन सी चुनौतियां रही जिनका उन्होंने सामना किया। आइए मुलाकात करवाएं हमारे सफल उद्यमी से। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मारुत ड्रोन के CEO प्रेम कुमार विस्लावत। प्रेम कुमार विस्लावत जी, ये बताइए जो आपने ड्रोन का जो स्टार्टअप किया है किस प्रकार से शुरू किया है? तो ये इंडिया में किसान भाई लोग काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है। सबसे प्रॉब्लम क्या है कि डायरेक्ट एक्सेस केमिकल्स होने से उन लोग कैंसर पीड़ित होते हैं। इंडिया में अभी हर दिन पंजाब से राजस्थान एक ट्रेन जाती है, उसका नाम कैंसर ट्रेन बोले डाला गया है। और ये केवल ये पंजाब या राजस्थान ही नहीं, हर स्टेट का, हर मुल्क का यही प्रॉब्लम है, किसान कैंसर पीड़ित हो रही है। और क्या है कि स्किल्ड लेबर फोर्स नहीं मिलता है। इसके चक्कर में क्या है कि खेती बाड़ी छोड़ के सिटी में आके दूसरे काम करते जा रहे हैं। तो हमने देखा है कि क्यों ना हम ये किसान जो कैंसर का प्रॉब्लम हो रहा है उनको डायरेक्ट एक्सेस जो है डिस्कनेक्ट करें, वैसा वहाँ से शुरू किया है। और हमने देखा है कि किसान अभी 100 लीटर 200 लीटर पर एकड़ डालता है, ड्रोन का इस्तेमाल करने से 8 या 10 लीटर में हो जा रही है। तो ये स्टार्टअप का मन में कैसे आया कि कृषि स्टार्टअप किया जाए, ड्रोन का स्टार्टअप किया जाए?
तो हमने अखबार में पढ़ा है कि ये कैंसर ट्रेन के बारे में, तो तब हमने सोचा है कि हमें कुछ सोल्यूशन क्यों ना बनाए, क्योंकि उसके पहले हमने मच्छर का एराडिकेशन के लिए ड्रोन्स बनाए थे। तो हमने वो देखने के बाद सोचा है कि जो सिंपल एक ड्रोन लगाने से क्या है कि जो कैंसर पीड़ित और ने जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस है उससे फार्मर को हेल्प कर सकते हैं। इस ड्रोन से किसानों को क्या फ़ायदा होगा? ये इंडिया का पहला मल्टी यूटिलिटी ड्रोन है। जैसे किसान ट्रैक्टर को यूज़ करता है प्लोविंग के लिए, कैरिंग के लिए, स्प्रेइंग के लिए, वैसे ये ड्रोन 7 डिफरेंट चीज़ के लिए बनाया गया है। और इसमें ये चीज़ हम 2018 से इस पर रिसर्च करते आए, क्योंकि इस पर क्या है कि जैसे किसान ट्रेडिशनल प्रैक्टिस में करता है, तो ड्रोन से पानी कम होती है, केमिकल कम होती है बोलते हैं, लेकिन कोई करना पड़ता है ना। तो हमने तेलंगाना में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी PJTSUS के साथ काम करके 7 डिफरेंट क्रॉप के ऊपर, पैडी, कॉटन, रेड ग्राम, ग्राउंडनट, ऐसे 7 डिफरेंट क्रॉप के ऊपर 120 डेज में कौन सा दिन स्प्रे करना है, कौन सा हाइट में करना है, कौन सा नोजल्स करना है, ये पूरा R&D करके हमने ये CIB बोर्ड ICAR को भी सबमिट किया है। उसके लिए अभी आप जो किसान ड्रोन्स का भी देख रहे हो, उसका मेजर रीज़न की दी R&D ट्रायल्स हमने करके दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी आज आपके स्टॉल पर आए थे, तो आपकी उनकी क्या चर्चा हुई? तो उन लोग पहले ये सरप्राइज हुआ था कि उन लोग अभी तक क्या केवल एग्रीकल्चर स्प्रेइंग ड्रोन ही देखा है। जब हमने 7 डिफरेंट एप्लीकेशन कर सकते हैं, जैसे पॉलिनेशन, डायरेक्ट सीडिंग, क्रॉप मॉनिटरिंग और डिलीवरी, ऐसे सब कुछ कर सकते हैं हम कर रहे हैं बोलने के बाद उनको काफ़ी क्वेश्चंस पूछा है। दूसरा क्या है कि हमने मोर देन 1 लाख के ऊपर कर चुके हैं ऑलरेडी, तो उनको वो सरप्राइजिंग फैक्टर थे कि नया टेक्नोलॉजी इतना जल्दी अडॉप्ट हो रही है। तो फार्मर्स का फीडबैक पूछा है और हमने बोला है कि हमारा टारगेट 25,000 ड्रोन्स नेक्स्ट 1 ईयर में पुश करने के लिए देख रहे हैं मार्केट में। इसलिए हम ट्रेनिंग, ड्रोन्स और सॉफ्टवेयर, और हमने इतना सिंपलीफाई किया है कि जो भी किसान और जो भी एग्री एंटरप्रेन्योर ड्रोन लेने के बाद 2 क्लिक में, 3 क्लिक में इसका यूज़ कर सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का है कि किसान भाइयों की जो आमदनी है वो दोगुनी होनी है, तो उसके लिए आप ड्रोन के माध्यम से क्या किसान भाइयों की आमदनी दोगुनी हो सकती है? डेफिनेटली 2 गुना कंपलसरी हो सकती है। कि आज क्या है कि किसान के पास 20 एकड़ है तो पूरा 20 एकड़ वो क्रॉप स्प्रे कर रहा है, क्योंकि इसको सेंसर्स और कैमरास लगाने के बाद जैसे अपन बॉडी को स्कैन करते हैं, CT स्कैन करते हैं, प्रॉब्लम जहाँ उसका मेडिसिन लेते हैं ना, वैसा ही किसान भाई लोग क्रॉप को थोड़ा क्रॉप मॉनिटरिंग करने के बाद जहाँ पेस्ट हो, जहाँ डिसीज हो, उसको पता करके उसी जगह स्प्रे करने से क्या है कि उसका इनपुट कॉस्ट कम होगी, उसका टाइम कम होगी और उसका जो भी यील्ड आती है उससे पेस्टिसाइड कम होने से उसका इनकम बढ़ेगी। और जैसे अभी ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद नेक्स्ट टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन और अडॉप्शन इंडिया में हो रहा है एग्रीकल्चर में, वो ड्रोन टेक्नोलॉजी से हो रहा है। देखिए, ड्रोन टेक्नोलॉजी से हमारे किसानों की जो आमदनी है वो अवश्य दोगुनी होगी। तो ये था सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ बता दें कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है।
इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब आपको दिखाते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। जैविक खेती देसी खेती का आधुनिक तरीका है, जहां प्रकृति एवं पर्यावरण को संतुलित रखते हुए खेती की जाती है। इसमें रासायनिक खाद, कीटनाशकों का उपयोग नहीं कर खेत में गोबर की खाद, कंपोस्ट, जीवाणु खाद, फसल अवशेष, फसल चक्र और प्रकृति में उपलब्ध खनिज जैसे रॉक फॉस्फेट, जिप्सम आदि द्वारा पौधों के पोषक तत्व दिए जाते हैं। साथ ही साथ फसल को प्रकृति में उपलब्ध मित्र कीटों, जीवाणुओं और जैविक कीटनाशकों द्वारा हानिकारक कीटों तथा बीमारियों से बचाया जाता है। जैविक उत्पाद हमारी सेहत के लिए सबसे कारगर हैं। जैविक उत्पाद खाने से तमाम बीमारियां दूर रहती हैं और शरीर स्वस्थ रहता है। खेती की लागत कम आती है और उत्पादन भरपूर मिलता है। यही वजह है कि सरकार की ओर से कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जैविक खेती को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। जैविक खेती से मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बच रही है। साथ ही प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में बेहतर काम हो रहा है। लोगों के मन में जैविक उत्पाद के प्रति आकर्षण भी बढ़ रहा है। इस वजह से भी किसानों को जैविक उपज का भरपूर मूल्य मिल रहा है। सरकार की ओर से भी जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को जागरूक किया जा रहा है। जैविक खेती प्रबंधन में रासायनिक कीटनाशकों को प्रयोग नहीं किया जाता। इस प्रबंधन में स्थानीय स्रोतों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होता है। जैविक खेती करते समय कुछ विशेष बातों का खास ख्याल रखना चाहिए, जैसे मृदा प्रबंधन, खरपतवार प्रबंधन और फसल विविधता इत्यादि। जैविक खेती में खरपतवारों का नियंत्रण निराई गुड़ाई द्वारा ही करना चाहिए। जैविक खेती के अंतर्गत कीट व रोगों का नियंत्रण भी जैविक साधनों द्वारा ही किया जाना चाहिए। इस विधि द्वारा खेती करने से उत्पादन की लागत तो कम होती ही है, इसके साथ ही कृषक भाइयों को आय अधिक प्राप्त होती है तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्पर्धा में जैविक उत्पाद अधिक खरे उतरते हैं। दाम अधिक होने के बावजूद भी जैविक उत्पादों की मांग बाजार में हमेशा ही बनी रहती है, जिसके फलस्वरूप सामान्य उत्पादन की अपेक्षा में कृषक भाई अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आधुनिक समय में निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या, पर्यावरण प्रदूषण, भूमि की उर्वरा शक्ति का संरक्षण एवं मानव स्वास्थ्य के लिए जैविक खेती की राह अत्यंत लाभदायक है।
तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा सेगमेंट फार्मिंग इंडिया और इसी के साथ बता दें आज के अंक में बस इतना ही। उम्मीद है कि आज के हमारे इस कार्यक्रम में जितनी भी जानकारियां हमने आप तक पहुंचाई हैं वो सभी आपके लिए लाभकारी साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें दोबारा हमारा ये कार्यक्रम देखना है तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर। हमारा तो कार्यक्रम देख ही सकते हैं, साथ ही DD किसान के अन्य प्रोग्राम्स भी आप देख सकते हैं। आपको बता दें अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो ईमेल आईडी नोट कर लीजिए। ईमेल आईडी है krishidarshandddk@gmail.com। साथ ही आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। अगले अंक में फिर होंगे हाजिर, लेकिन चलते चलते एक बार फिर हमारे सभी दर्शकों को दूरदर्शन किसान की पूरी टीम की तरफ से शुभ दीपावली। नमस्कार। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं और नमो ऐप या माईगॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो सुनिए इस महीने 30 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात। ट्रेडिंग करना तो चाहते हैं पर नहीं पता कैसे करें शुरुआत। बैंकिंग से लेकर कमोडिटी तक, ऑनलाइन पेमेंट से लेकर ग्रामीण पोर्टल्स तक, ग्रामीण सरकारी योजनाओं से लेकर सब्सिडी तक, इन तमाम जानकारियों के साथ हम जल्द आ रहे हैं लेकर प्रोग्राम डिजिटल किसान सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। तो देखना मत भूलिए हमारा प्रोग्राम डिजिटल किसान। जी हम भी इस बात को सोच रहे थे काफी दिनों से कि आपकी भेंट अपनी माता जी से शीघ्र करवा दी जाए। तुम अपना फोन दे दोगे तो कुछ पहाड़ टूट जाएगा क्या? हमको सोशल मीडिया चेक करना है यार। नहीं है मेरे पास फोन। देखो ज्यादा ना सटकाओ मत हमारी। तेरा महंगा वाला फोन कहाँ गया जो तूने अंकल से लड़ाई करके उनका जीना हराम करके लिया था? दूर से नमस्ते। मार्तन वर्मा को दंड अवश्य दो, किंतु पद्मनाभ मंदिर को कोई भी नुकसान न पहुंचाने पाए। इन डच तक ये संदेश भिजवा दीजिए कि हम आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हैं। मुझे बस एक अरमादा चाहिए जिसकी मदद से मैं पहले कोलाचेल किले पे कब्जा करूंगा, फिर पद्मनाभपुरम पर आक्रमण। मेरा भारत देश महान है क्योंकि मेरे देश की पहचान किसान है। यानी कि राजस्थान एक सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करने वाला प्रदेश है। ये राजस्थान के जो किसान है वो इतने मजबूत किसान है, आपको जो वैरायटी जो बाजरा जो चाहेगा वो जितना उत्पादन आपको चाहेगा उतना बाजरा मैं गारंटी से कह सकता हूँ आपको मिल जाएगा। मोटे अनाज उसमें आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। राजस्थान से देखिए मोटे अनाज पर
कार्यक्रम चौपाल चर्चा 26 अक्टूबर बुधवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।